न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान और इजराइल एक बार फिर आमने सामने हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है और अब दुनिया पूछ रही है कि अगर जंग हुई तो कौन किसके साथ खड़ा होगा। ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि रणनीति, दोस्ती और दुश्मनी की है। इसमें अमेरिका, रूस, चाइना से लेकर भारत, तुर्की और खाड़ी देश सभी किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कौन से देश इजराइल का साथ देंगे और कौन ईरान के साथ खड़े होंगे और कौन रहेंगे तटस्थ, और क्या ये टकराव एक वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति की ओर बढ़ सकता है। मध्य पूर्व लंबे समय से संघर्ष का केंद्र रहा है। इस बार टकराव की वजह है इजराइल का दावा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए खतरा बढ़ा रहा है। इजराइल ने दावा किया कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। यह हमला न सिर्फ सैन्य था बल्कि रणनीतिक संदेश भी था कि इजराइल अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा माना और चेतावनी दी कि अंजाम भुगतना होगा। अब दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि अगर जंग हुई तो कौन किसके साथ खड़ा होगा। दरअसल अमेरिका इजराइल का सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी है। ऑपरेशन राइजिंग लायन से पहले अमेरिका खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी थी। हालांकि अमेरिका ने हमले में शामिल होने से इनकार कर दिया है, लेकिन सैन्य और खुफिया सहायता दी है। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने में भी इजराइल की पूरी मदद की है। अमेरिका की नीति एकदम साफ है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना। यही कारण है कि अमेरिका ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया और अपने नागरिकों को मध्य पूर्व छोड़ने की सलाह दी। इससे साफ है कि अगर जंग होती है तो अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा होगा। वहीं जॉर्डन ने सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन इजराइल की बड़ी मदद की। खबर है कि इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान तक पहुंचने के लिए जॉर्डन के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। इससे पहले साल 2024 में भी जॉर्डन ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल रोकने में इजराइल का साथ दिया था। जॉर्डन फिलिस्तीन मुद्दे पर भले इजराइल का विरोध करता हो, लेकिन ईरान की बढ़ती ताकत और परमाणु योजना को लेकर वो पूरी तरह सतर्क है। इसलिए रणनीतिक रूप से जॉर्डन ने इजराइल को रास्ता दिया। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली सोच काम करती है। पश्चिमी यूरोप के 3 बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। इन देशों ने इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता मानते हुए ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में जब ईरान पर एनपीटी उल्लंघन का आरोप लगाया तो इन तीनों देशों ने उसका समर्थन किया। साल 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी, तब भी इन देशों ने ईरान की कड़ी निंदा की थी। हालांकि ये देश जंग को टालना चाहते हैं, लेकिन अगर टकराव बढ़ता है तो इजराइल के साथ खड़े होंगे। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को ड्रोन सप्लाई किए। बदले में अब रूस इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। हाल की पोस्ट में रूसी अधिकारियों ने कहा कि अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता है तो रूस भी खुलकर ईरान का साथ देगा। रूस ने IAEA की ईरान विरोधी रिपोर्ट का विरोध किया और पश्चिमी देशों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। रूस को लगता है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रभुत्व तोड़ने का यही मौका है। इसलिए अगर जंग होती है तो रूस सिर्फ बयानबाजी नहीं, ईरान को तकनीकी और सामरिक समर्थन भी दे सकता है। इसके अलावा चीन का झुकाव ईरान की तरफ है, लेकिन वो सीधे टकराव से बचना चाहता है। ईरान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। चीन ने इजरायली हमले की आलोचना की और ईरान से रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने का संकेत दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने मध्य पूर्व में तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और साइबर सहायता की जा सकती है। चीन अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है और इसलिए ईरान के साथ खड़ा दिखना उसके लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद है। बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की विदेश नीति हमेशा से अमेरिका और इजराइल विरोधी रही है। मौजूदा हालात में उत्तर कोरिया ने ईरान को हर संभव मदद देने की बात कही। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने ईरान को साइबर तकनीक, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल विशेषज्ञता देने की पेशकश की है। उत्तर कोरिया अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इजराइल को अमेरिका का मोहरा। यही कारण है कि वो ईरान के साथ खड़ा है, ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ रणनीतिक संतुलन बना सके। हालांकि उसकी भूमिका खुली नहीं होगी, लेकिन पर्दे के पीछे वो ईरान को हथियार, डेटा या साइबर वार में सपोर्ट कर सकता है। इस सहयोग से ईरान की ताकत और जवाब देने की क्षमता बढ़ सकती है। ईरान अकेला नहीं है, उसके पास कई प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो युद्ध की स्थिति में मोर्चा खोल सकते हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह इजराइल का पुराना दुश्मन है और उसने इजरायली हमले की निंदा की है। यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया। वहीं इराक और सीरिया में सक्रिय शिया मिलिशिया ने इजरायली और अमेरिका बेस पर रॉकेट हमले किए हैं। ये सभी समूह ईरान के प्रभाव में काम करते हैं
और सीधे युद्ध में न भी उतरे तो गुरिल्ला युद्ध या आतंकी रणनीति से जवाबी हमला कर सकते हैं। इनका मकसद एकदम साफ है, इजराइल पर दबाव बनाना और अमेरिका की मध्य पूर्व नीति को विफल करना। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ने इजराइल के हमलों की आलोचना की है। तुर्की, जो कभी इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश बना था, अब उसके खिलाफ हो चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायली कार्रवाई को आक्रामक बताया और ईरान से सहानुभूति जताई। वहीं पाकिस्तान ने भी इजराइल के हमले की निंदा की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। दोनों देशों ने सैन्य रूप से दूरी बनाई रखी है। इनका रुख ये है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो वे फिलिस्तीन मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन इजराइल से सीधी लड़ाई में नहीं उतरेंगे। ये एक तरह की डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन जैसे खाड़ी देश इस संघर्ष में काफी सतर्क हैं। इन्होंने न तो इजराइल का खुला समर्थन किया, न ही ईरान के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब ने हिजबुल्लाह नेता की हत्या पर चिंता तो जताई, लेकिन चुप्पी बनाए रखी। यूएई और कतर जैसे देश शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर रहे हैं। दरअसल ये देश अमेरिका और इजराइल से आर्थिक रूप से जुड़े हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया में उनकी साख दांव पर है। इसलिए वे कूटनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहते हैं, न ज्यादा बोलना न ज्यादा करना। खाड़ी देश जानते हैं कि एक गलत कदम उन्हें जंग में खींच लाएगा। संयुक्त राष्ट्र और G7 देशों की प्रतिक्रिया इस संघर्ष में काफी अहम है। G7 ने आपात बैठक में इजराइल की सुरक्षा और आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। वहीं ईरान ने यूएन सुरक्षा परिषद में शिकायत की कि इजरायली हमले युद्ध की घोषणा है, लेकिन यूएनएससी में कोई ठोस प्रस्ताव पारित नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका ने वीटो का अधिकार इस्तेमाल किया। इससे यह साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अब सत्ता के खेल में उलझ चुकी हैं। कूटनीतिक मंचों पर चर्चा भले हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई शांति प्रयास नजर नहीं आ रहे। अब आपको भारत का रुख बताते हैं। भारत इस पूरे टकराव में एक संतुलित भूमिका निभा रहा है। इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के पुराने साझेदार हैं। भारत ने इस संघर्ष पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत जरूर हुई है। भारत चाबहार बंदरगाह के चलते ईरान से संबंध रखता है और साथ ही इजराइल से रक्षा और तकनीकी सहयोग भी करता है। भारत के लिए तेल आपूर्ति, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत ने तनाव कम करने का संदेश दिया है। उसकी नीति एकदम स्पष्ट है। वो किसी एक पक्ष का खुला समर्थन नहीं करेगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देगा। ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं है। ये दुनिया की दो विचारधाराओं, दो गुटों और दो रणनीतियों के बीच की लड़ाई है। अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी एक तरफ है और दूसरी तरफ है रूस, चीन, ईरान और उसके प्रॉक्सी। भारत, तुर्की, खाड़ी देश और बाकी राष्ट्र बीच का रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जंग की गर्मी में तटस्थ कितने दिन चलेगी ये वक्त बताएगा। इस बार जंग मिसाइलों से पहले माइक्रोफोन और कूटनीति के मैदान में लड़ी जा रही है और यही तय करेगा कि किसे मिलेगा समर्थन और कौन रह जाएगा अकेला। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।